हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो बेसिक्स बात की थी, एल्गोरिथम के ऊपर डिस्कस किया था, प्रोग्राम डेवलपमेंट स्टेप्स को समझा था। उसके बाद आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी जो कि एक पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बट स्टिल काफी जगहों पे यूज की जाती है और इनके यूजेस हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। बहुत छोटी छोटी जगहों पे यूजेस हैं। इसका बेसिकली यूज किया जाता है सिस्टम को, एम्बेडेड सिस्टम्स बनाने के लिए। एम्बेडेड सिस्टम्स बनाने के लिए क्या होते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स? इनके कुछ बेस्ट एग्जांपल्स जो आपके घर में आप अपने सर के पास डिजिटल अगर अलार्म रख के सोते हो, उसके अंदर जो सिस्टम है वो एक सी के द्वारा एम्बेड किया गया होगा। माइक्रोवेव के अंदर जो सिस्टम होता है वो सी के द्वारा एम्बेड किया जाता है। टेम्परेचर सेंसर्स, ऑक्सीजन मीटर सेंसर्स, इन सब के अंदर के जो सिस्टम्स हैं उनको सी के हेल्प से एम्बेड किया जाता है। तो सी अभी भी काफी जगहों पे यूज हो रही है और इसका काफी अच्छा स्कोप है, इसलिए हम अभी भी काफी लोग बोलते हैं कि हमको कि सी लैंग्वेज सीखो। सी को हम स्टार्ट करते हैं। सी लैंग्वेज डिस्कवर की गई थी डेनिस रिच के द्वारा। जब वो लिनक्स सिस्टम के ऊपर काम कर रहे थे तो उनको उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ी थी, तो उन्होंने सी को डेवलप किया और उसके बाद सी का स्कोप बढ़ता गया तो काफी सारे उसमें चेंजेस हुए। फिर सी की हेल्प से हम काफी सारे सिस्टम्स बनाने लगे, धीरे धीरे और लैंग्वेजेस भी आई, बट स्टिल हम सी को समझते हैं, सीखते हैं। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम सी के डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, वेरिएबल का डिक्लेरेशन और साथ में कुछ ऑपरेशनल सिस्टम स्टेटमेंट्स के बारे में भी देखेंगे कि अरिथमेटिक, रिलेशनल, इस तरह की स्टेटमेंट्स जो होती है उनके बारे में देखेंगे और एक सिंपल से कोड की हेल्प से हम पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि सी को कोड कैसे करते हैं, सी का कोड लिखना स्टार्ट कहां से करते हैं, पूरा टिप टू टो हम समझेंगे। उसके बाद अगले लेक्चर से हम बनाना स्टार्ट कर देंगे कुछ सिंपल बेसिक से प्रोग्राम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यार समझने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर में डेटा टाइप्स को। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स, अब जैसे ये तो नाम ही से बता रहे हैं कि भाई डेटा का टाइप, डेटा टाइप, ठीक है। किस तरह का डेटा आप एंटर करा रहे हो? आप एक नंबर एंटर करा रहे हो या आप एक कैरेक्टर या आप कोई एक अल्फाबेट एंटर करा रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका डेटा टाइप। सो यार डेटा टाइप होते हैं कुछ इस तरह के। पहला डेटा टाइप को हम नाम दे सकते हैं इंटीजर डेटा टाइप। ये हो सकता है आप कोई नंबर एंटर करा रहे हो। दूसरा डेटा टाइप हो सकता है आपका कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप हो सकता है आप कोई वर्ड, हो सकता है आप कोई स्ट्रिंग एंटर करा रहे हो तो वो कैरेक्टर डेटा टाइप कहलाएगा। और तीसरा है फ्लोट, हो सकता है आप कोई फ्लोट वैल्यू एंटर करा रहे हो। और चौथा डेटा टाइप है वॉइड। वॉइड यानी एम्प्टी, आपने उस जगह को स्पेसिफाई एलोकेट करा के आपने उस जगह को बुक करके खाली छोड़ रखा है कि यहाँ पे मैं फ्यूचर में कुछ ना कुछ डालूंगा, इसलिए हम उसको वॉइड बोलते हैं। ये थे हमारे डेटा टाइप्स और इन चारों डेटा टाइप्स को हम प्राइमरी डेटा टाइप्स बोलते हैं क्योंकि ये बेसिक है बिल्कुल। इन्हीं से अगर आगे और डेटा टाइप्स आगे ब्रांचिंग होती जाएगी, हमें जैसे जैसे जो डेटा टाइप की जरूरत पड़ती जाएगी कोड करते समय हम वही तुरंत में डिस्कस करते जाएंगे, पर इन चीजों की जरूरत अभी हमें स्टार्ट करने की जरूरी है। ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी डेटा टाइप। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स की। क्यों बात करनी है? हमको प्रोग्रामिंग करते समय, कोड करते समय कुछ चीजों को कोई वैल्यू अपॉइंट करनी होती है और कई चीजों की जगह हमें कांस्टेंट्स या वेरिएबल्स का यूज करना होता है, इसलिए हम यहाँ पे उनका यूज, आपने कांस्टेंट और वेरिएबल मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। कांस्टेंट और वेरिएबल्स, जैसे अगर मैं आपके सामने ये एक इक्वेशन लिख दूं क्वाड्रेटिक की ax² + bx + c, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? a, b और c हमारे यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट्स है और x हमारे यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। ऐसा हम क्यों बोलते थे? क्योंकि जो हमारे कांस्टेंट है a, b, c, उनकी जो वैल्यू क्वेश्चन में दी होती थी वो वही होती थी, चेंज नहीं होती थी, पर x वेरिएबल है यानी उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। सेम इसी लॉजिक के साथ हम यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल्स को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट्स की। तो कांस्टेंट्स की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट्स की वैल्यू पूरे थ्रू आउट द कोड सेम होती है, वो बीच में चेंज नहीं होती है। मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूं? वैल्यूज रिमेन कांस्टेंट, वैल्यूज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द कोड। आपका पूरे कोड में इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट ही बनी होती है। अब कांस्टेंट वैल्यू क्या क्या हो सकती है? हो सकता है वो कांस्टेंट वैल्यू कोई एक इंटीजर हो,
हो सकता है वो कांस्टेंट वैल्यू कोई एक इंटीजर हो सकता है वो कांस्टेंट वैल्यू कोई एक स्ट्रिंग हो, ठीक है, ऐसे अन्य चीजें भी हो सकती हैं। ये होती कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स हमने यहाँ क्या x देखा था हमने वेरिएबल, क्यों x वेरिएबल क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज होती है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है। वेरिएबल्स नाम समझ में आ रहा है, वेरी, जो चीज वेरी करे, जो चीज बार बार बदलती रहे, वेरिएबल। सो इसकी डेफिनेशन जैसे इसकी अपोजिट हो जाएगी, क्या, द वैल्यूज जिनकी मतलब द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स कैन चेंज थ्रू द प्रोग्राम, यानी किसी भी कोड के चलते किसी भी प्रोग्राम में वेरिएबल्स की वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है। तो मैं इसके लिए डेफिनेशन क्या लिखूंगा, वैल्यूज कैन चेंज, values can change multiple times, values can change multiple times, values can change multiple times, values can change multiple times। ओके, तो हमको कांस्टेंट और वेरिएबल समझ में आ गए। अब जब भी हम कोई वेरिएबल किसी भी प्रोग्राम में यूज करते हैं तो हमको वहां डिफाइन करना पड़ता है कि इस वेरिएबल का डेटा टाइप कौन सा है, हमको इस वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है। अब समझते हैं हमको डिफाइन क्यों करना पड़ता है, क्या जरूरत है हमको बताने की कि हमने इंटीजर लिया है वेरिएबल, हमें इस वेरिएबल का यूज इंटीजर के लिए करना है। जरूरत ये है कि देखो आपको पता होगा कंप्यूटर में हर चीज जो है स्टोर होती है, बिट वाइज हर चीज स्टोर होती है, ठीक है। बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसके बाद बाइट्स आते हैं, ठीक है, 8 बिट का एक बाइट होता है। सो अब जब इंटीजर के लिए स्टोरेज अलग होती है, अमाउंट अलग होता है, कैरेक्टर के लिए अमाउंट अलग होता है। सो मैं अगर कोड की स्टार्टिंग में बता रहा हूं वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय कि मैंने भैया मेरे को ये वेरिएबल इंट के लिए, इंटीजर के लिए चाहिए है, सो कंपाइलर जब उसको स्टोर करेगा, उस कोड को रीड करेगा, सो वो कोड की स्टार्टिंग में ही उस इंटीजर के लिए इतनी जगह बचा के रख देगा ताकि आगे जाके जब आपका कोड चले तो वो स्पेस यूज की जा सके। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो मैंने वहां पे जो एग्जांपल लिया था आलू और दूध लेने, जब आपकी मम्मी ने आपको बोला है जाओ जाके आलू और दूध लेके आओ, तो वहां पे आपने जब उसके कंटेनर, आपने जब उसको रखने के लिए, स्टोर करने के लिए दोनों को एक थैला लिया था और एक कंटेनर लिया था, तो आपने मन ही मन में कहीं ना कहीं डिक्लेयर किया था कि आलू सॉलिड है उसको मैं कंटेनर में रख के नहीं लाऊंगा, दूध लिक्विड है उसको मैं थैले में भर के नहीं लाऊंगा। तो आपने आलू के लिए थैला लेके गए थे और दूध के लिए आप कंटेनर लेके गए थे। उसी तरह हमको यहाँ पे इसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है ताकि कंपाइलर जब उसको रीड करे तो हमारे पास मेमोरी में उसके लिए जगह एलोकेट हो जाए। समझ गए? डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब समझ गए। अब डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल आपको जितनी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे, हर एक लैंग्वेज में आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, बस फर्क कहाँ आएगा, अगेन सिंटैक्स में। लॉजिक वही है, डिक्लेयर उसी कारण से करना है जिस कारण से यहाँ करना है। किस कारण से? ताकि स्टोरेज पहले से फिक्स हो जाए कि इंटीजर है तो इतनी, कैरेक्टर है तो इतनी। तो अब अपन बात कर रहे हैं डिक्लेरेशन की। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, क्या सिंटैक्स होता है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल का? सी में, सी का सिंटैक्स की बात कर रहे हैं, बाकी लैंग्वेजेस की हम बात अभी नहीं कर रहे हैं। सी के लिए सिंटैक्स ये होता है, पहले तो आप डेटा टाइप लिख दो, डेटा टाइप लिख दो, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, क्या है, पहले डेटा टाइप लिख दिया, उसके बाद बीच में स्पेस दो। ये अंडरस्कोर लगाते नहीं है, ये अंडरस्कोर का मतलब है कि आपने बीच में स्पेस दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो वेरिएबल सोचा है उसका नाम लिख दो, दैट्स इट। और आखिरी में सेमीकोलन, ये ठीक है। अब इसको जो स्टार मार्क करके ये हो गया सिंटैक्स। अब इसके हम एग्जांपल की बात करते हैं। इसके हम एग्जांपल की बात करें, सो जैसे मान लो मेरे को कोई एक इंटीजर के लिए वेरिएबल एंटर कराना है, डिक्लेयर करना है, तो मैं कैसे करूंगा? इंटीजर के लिए इंट फॉर इंटीजर ए सेमीकोलन। इससे मुझे क्या पता चल गया? ए एक वेरिएबल है जो इंटीजर डेटा टाइप का है। सो कंपाइलर जब ये चीज रीड करेगा तो वो ए के लिए इंटीजर जितनी जगह छोड़ देगा, इंटीजर को जितनी जगह लगती है उतनी बाइट की स्टोरेज वो छोड़ देगा। अब मान लो मुझे मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं एक साथ, मैं कैसे करूंगा? इंट ए कॉमा बी, ये लो, कॉमा सी कॉमा डी कॉमा जेड, जितने करना है सब कर सकते हो। अब मान लो ए मेरे को इंटीजर नहीं लेना, मैं कैरेक्टर लेना है, तो मैं CHAR कैर ए। चीज समझ में आ रही है? कुछ नहीं कर रहे हैं, डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल, डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल। एक और एग्जांपल देख लो, फ्लोट,
फ्लोट बी, फ्लोट बी, डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल। सो इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप। सो यार आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट कांस्टेंट और वेरिएबल, वेरिएबल और कांस्टेंट और डेटा टाइप्स के बारे में डिक्लेयर करने के मतलब बात करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कुछ तरह के ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स, अब क्योंकि आपको कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग करनी है तो उसमें मैथमेटिक्स इंक्लूड होगी, तो आपको किसी ना किसी तरह का रिलेशन या कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी, तो हमको ऑपरेटर्स भी पता होने चाहिए। ठीक है, सो ऑपरेटर्स की हम बात करने जा रहे हैं। ऑपरेटर्स ये आपने पहले भी सब देख रखे होंगे, कुछ नया नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, पर आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे उनका यूज किस तरह से करना है। पता आपको सारी चीजें हैं, बट किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में उनका यूज कैसे करना है वो आपको देखना है। और बाय द वे इन ऑपरेटर्स का यूज हर लैंग्वेज में सेम तरह से किया जाता है। यस, जैसे ऑपरेटर्स आप यहाँ पे लिखोगे वैसे ऑपरेटर्स आप बाकी पाइथन और C++ लैंग्वेजेस में भी लिखने वाले हो। सबसे पहले तरह के जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये आपके लिए वेल नोन होंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यस सही बोल रहे हो, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन का साइन आप जो क्रॉस से करते थे यहाँ पे एस्टेरिस्क से डिनोट करते हैं, डिवीजन यहाँ पे स्लैश से डिनोट करते हैं, और एक साइन बस एक्स्ट्रा है वो है ये सॉरी, वो है ये मॉड्यूलस का साइन। ये परसेंटेज का साइन नहीं है, ये मॉड्यूलस का साइन है। क्या है इस साइन की सिग्निफिकेंस वो बताते हैं। मॉड्यूलस का साइन ये बेसिकली आपको रिमाइंडर निकालने के लिए हेल्प करता है। इसके एग्जांपल से आपको जल्दी समझ में आएगा। अगर मैंने आपके सामने लिखा है 22% 5, तो इसको आपको 22 को पहले तो 5 से डिवाइड करना है, तो 5 4 जा 20, तो 2 रिमाइंडर आया। सो यहां से आंसर में आप रिमाइंडर को रिपोर्ट करोगे। ये साइन आपको रिमाइंडर निकालने के लिए हेल्प करता है। ये साइन आपको रिमाइंडर निकालने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आ गए। इसके बाद हमारे पास होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स मतलब किसी भी दो तरह के मैथमेटिकल टर्म्स के बीच में रिलेशंस निकालने वाले। ये भी आपने बचपन में पढ़ रखे हैं। स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। मैं याद करने का तरीका भी साथ में बता दिया है। ये तो सिंपल है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन। अब ये आपको कैसे याद रखना है? जिस वे में आप बोलते हो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो पहले ग्रेटर देन का साइन फिर इक्वल टू का, स्मॉलर देन इक्वल टू तो पहले स्मॉलर टू का साइन फिर इक्वल टू का साइन, नॉट इक्वल टू तो नॉट को अपन यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क से डिनोट मारते हैं और इस तरह से लिखते हैं। ये थे हमारे कुछ बेसिक ऑपरेटर्स। इसके अलावा और भी ऑपरेटर्स होते हैं, बुलियन ऑपरेटर्स, एंड और विथ, इस टाइप की चीजें और भी हैं। सो वो जब हम प्रोग्राम करना स्टार्ट करेंगे, प्रोग्राम जब हम बनाते जाएंगे तो उन्हीं के साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे। सो स्क्रीनशॉट प्लीज। ओके, सो हमने ऑपरेटर्स भी देख लिए। अब हम आ गए हैं लेक्चर के लास्ट फेज में, जिसमें हम जहाँ पे हमने एक छोटा सा कोड लिख रखा है, इसकी हेल्प से हम सी में कोड कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले क्या लिखना है, किस तरह से चीजें वर्क करती हैं, वो हम समझने वाले हैं। सो यहाँ पे आपके सामने लाइन बाय लाइन जितने भी सिंबल्स हैं, जो हर एक वर्ड लिखा है उसको मतलब हम समझेंगे। उसके बाद आपके लिए केक वॉक हो जाएगी बिल्कुल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले आपके आंखों के सामने क्या लिखा दिख रहा है? हैश, हैश इंक्लूड, और ये कोई एक डब्बे के अंदर गंदी सी चीज लिखी है stdio.h। ठीक है, सबसे पहले हम ये हैश की बात करते हैं। हैशटैग जो हमारा साइन है इसकी बात करते हैं कि हैश साइन के इंपॉर्टेंस क्या है। हैश साइन एक तरह का प्री प्रोसेसर सिंबल होता है जो किसी भी अगर स्टेटमेंट के सामने लगा है तो कंपाइलर बाकी कोड पढ़ने से पहले ये हैश साइन वाला स्टेटमेंट पढ़ेगा। क्यों पढ़ेगा? सबसे पहले प्री प्रोसेसर, हमने जब पिछले लेक्चर में ये चीज पढ़ी थी तो हमने देखा था कि पहले हम एडिटर में चीजें लिख देते हैं, एडिटर में चीजें लिखने के बाद वो प्री प्रोसेसर में जाती हैं, प्री प्रोसेसर में जाती हैं, उसके बाद वो वहां से जाती है हमारे पास कंपाइलर में, और उसके बाद हमको हमारी exe फाइल मिलती है। यही था हमने देखा था, बीच में लिंकर वगैरह आता है, वो तो बाद की बात थी। ठीक है, यही सब देखा था।
एडिटर में हमने कोड लिख दिया, वहां पे हमने हैश लगा दिया। अब एडिटर से हैश जाता है प्री प्रोसेसर में, और प्री प्रोसेसर उनमें से ये हैश वाली स्टेटमेंट पहले रीड कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि हैश स्टेटमेंट के साथ हम हमेशा ऐसी कुछ चीजें लगाते हैं जिनमें पूरे कोड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, और उस इंफॉर्मेशन के बिना कोड चलेगा ही नहीं। किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है अभी जस्ट थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा। बस अभी के लिए समझ लो कि उस हैश वाली स्टेटमेंट में कुछ तो ऐसा इंपॉर्टेंट होगा जिसके बिना कोड नहीं चलेगा, इसलिए हम उसको पहले रन करवाना चाहते हैं, बाकी कोड से पहले रन करवाना चाहते हैं, इसलिए हम उसके आगे हैश लगा देते हैं। और तो मैं क्या बोल दूं, हैश एक तरह का क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक तरह का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है, ओके। अब उसके बाद हमारे पास एक वर्ड लिखा है इंक्लूड। इंक्लूड मतलब इंग्लिश में क्या मीनिंग होती है इंक्लूड का? जोड़ना, किसी चीज को ऐड करना, किसी चीज को हमारे पास ऐड करना, जोड़ना मैं बोल सकता हूं एक तरह से, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, हैश मतलब, या तो देखो हैश मतलब इंपॉर्टेंट लाइन, तो इंपॉर्टेंट लाइन के बाद क्या शुरू हो रहा है, ये लिखने वाला बोल रहा है भैया इस चीज को जोड़ लो, इंक्लूड stdio.h, stdio.h को जोड़ लो, अपने में जोड़ लो। क्यों जोड़ना है? क्योंकि stdio.ioh जो है ये एक तरह की हेडर फाइल है। ये क्या है? एक तरह की हेडर फाइल है। हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल हेडर फाइल है। अब उसको हम यहां जरा से बाहर आते हैं थोड़ा, यहां पे हम लिखते हैं stdio और .h यानी हेडर। इसका फुल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। यानी कौन सी वाली हेडर फाइल? बहुत तरह की होती है, ये वाली कौन सी वाली है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाली। ये इस तरह की हेडर फाइल है जिसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन है। और यहां पे ये हेडर फाइल क्यों इंक्लूड करनी पड़ी? क्योंकि इस कोड में ये जो हमने printf फंक्शन यूज किया है, ये एक तरह का आउटपुट फंक्शन है, ये एक तरह का स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है। सो जिसको अगर रन करना है तो पहले कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि काम कैसे करता है, और इसके काम करने से रिलेटेड जो जानकारी है वो इस हेडर फाइल के अंदर है। इसलिए हमको ये चलाने से पहले ये वाली स्टेटमेंट चलानी पड़ी। क्यों चलानी पड़ी पहले? क्योंकि इसी के अंदर तो इसके बारे में जानकारी थी, जब जानकारी मिलेगी तभी तो ये वाला फंक्शन चलेगा। और पहले चलानी थी तो ये लगाया हमने हैश, क्योंकि सबसे पहले चलानी है। और कंपाइलर को बताने के लिए भैया करना क्या है, तो हमने बोले भैया ये हेडर फाइल जोड़ लो, इंक्लूड stdio.ioh। समझ में आ गया? stdio.h समझ में आ गया, इंक्लूड समझ में आ गया हम क्यों यूज करते हैं। इंक्लूड का यूज क्यों होता है? टू इंक्लूड हेडर फाइल्स, टू इंक्लूड किसी भी तरह की फाइल्स सॉरी, इंक्लूड से जब हेडर फाइल यूज नहीं करते हैं। मान लो हम कभी जब कंपनी में कोड कर रहे हैं तो हम तो अलग अलग लैंग्वेजेस में साथ में भी कोड कर सकते हैं। कई बार हो सकता है हमको बीच में कोई और लैंग्वेज डालनी हो, तो हम वहां से वो चीज उस लैंग्वेज की फाइल भी इंक्लूड कर सकते हैं। इंक्लूड का मतलब सिर्फ हेडर फाइल इंक्लूड करना नहीं होता है, इंक्लूड का मतलब जोड़ना होता है, किसी चीज को ऐड करना होता है, किसी चीज को ऐड करना होता है अपने भीतर। ओके, समझ में आ गया, पहली लाइन क्लियर हो गई। उसके बाद हमारे पास लिखा है मेन। उसके बाद हमारे पास जो लिखा है वो लिखा है मेन। ये मेन क्या है? जैसा कि ये वर्ड सजेस्ट कर रहा है, देखो कंप्यूटर या किसी भी कोडिंग लैंग्वेज की जब हम बात कर लें तो उसमें ये जो फंक्शंस होते हैं वो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, ज्यादातर इंग्लिश के वर्ड होते हैं, तो हमको मीनिंग समझने में आसानी होती है। मेन मतलब मेन चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो यहाँ पे सबसे अब ये वॉइड मतलब तो मैंने बता दिया खाली। वॉइड मेन इसलिए, ये वॉइड मेन क्या है, एक इंट मेन भी आपने कई जगह लिखा देखा होगा, वो क्या है वो हम जब कोड करेंगे तो समझ में आएगा। पर यहाँ मेन की जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि सी में मेन एक फंक्शन आप चालू करते हो, उसके अंदर उससे वो मेन पूरा एक कोड लिखते हो। मेन फंक्शन चालू आप करते हो कर्ली ब्रैकेट से, ये देखो यहाँ पे दो कर्ली ब्रैकेट्स लग रखे हैं, उसके अंदर मैंने वो फंक्शन लिखा है, उसके अंदर ही वो मैंने फंक्शन पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मेन एक तरह का फंक्शन है जिसके अंदर ही आप अपना पूरा कोड लिखते हो। और प्रिंट एफ ये है आउटपुट स्टेटमेंट। अगर आपको स्क्रीन पे कोई भी चीज प्रिंट करानी है तो आप इस फंक्शन का यूज करोगे। ये आप अब सैकड़ों बार यूज करने वाले हो सी की प्रोग्रामिंग सीखते समय, प्रिंट एफ।
ठीक है, ये एक तरह की एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। एग्जीक्यूटेबल मतलब जो स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो बीच में ये अंदर लिख रखा है नमस्ते, इसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है भैया? स्ट्रिंग होती है नॉर्मल इंग्लिश, जो हमको चीजों को, जो स्क्रीन में आपको जो लिखे हुए चीजें दिखेंगी ना प्रोग्राम में, वो स्ट्रिंग है। जब आप रन करोगे स्ट्रिंग कुछ भी नॉर्मल चीज हो, इसका कोड से कुछ लेना देना नहीं होता। ये जो बाहर दो इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं ना, इनके भीतर आप जो चीज लिख दोगे वो स्ट्रिंग है। इसके पीछे जो चीज लिख दोगे वो स्ट्रिंग है। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज लिखी है ना, वो जो की त्यों आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगी, नो चेंज। इसमें आप कितना ही उल जलूल कुछ भी लिख दो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है और प्रिंटफ के ब्रैकेट्स के अंदर लगा रखा है। अगर आपने प्रिंटफ के ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लगा रखा है तो वो चीज आप स्ट्रिंग बोलते हो। तो ये नमस्ते आपकी यहाँ पे स्ट्रिंग है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और वो सबसे छोटी चीज है वो है सेमीकोलन। ये जो लास्ट में सेमीकोलन लगा है, ये जो सेमीकोलन का साइन है ये सी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेमीकोलन का साइन डिनोट करता है, denotes end of the statement, end of the statement। ये डिनोट करता है कि भैया ये स्टेटमेंट यहाँ खत्म हो गई है, प्रिंट की ये स्टेटमेंट यहाँ खत्म हो रही है, इसलिए हम सेमीकोलन का साइन यहाँ पे लगाते हैं। ओके, चीज समझ में आ रही है? बातों बातों में आपने अपने सी का पहला कोड सीख लिया, जो थोड़ा अब मैसी हो चुका है, पर ठीक है। होप सो आपको यहाँ पे बोर्ड में लिखी हुई हर एक चीज समझ में आ गई है। इसमें लिखे हर एक चीज का मतलब आपको समझ में आ गया है। इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों को कंपाइल करके अगले वीडियो से हम बनाना चालू करेंगे छोटे छोटे कोड्स। सो टिल देन, सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।